दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के इस अंक में खास पेशकश के साथ मैं हाजिर हूँ, राजेश सिरोठिया। मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव में पवार बंधुओं से जुड़ा। पवार बंधु यानी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। वो अजीत पवार जो 2018 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर 24 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, लेकिन बहुमत नहीं था, चाचा की सहमति नहीं थी। 24 घंटे में सरकार गिर गई। फिर जो चुनाव के पहले भाजपा के साथ में गठबंधन करके लड़ी शिवसेना के उद्धव ठाकरे उन्होंने चुनाव के बाद भाजपा से पल्ला झाड़ लिया और शरद पवार की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई। ये सरकार 8 नवंबर से लेकर 22 जून 8 नवंबर 2018 से लेकर 19 से लेकर 2022 तक रही, 22 जून 2022 तक रही, यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार। इसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हुआ। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक शिवसेना का बड़ा धड़ टूटा, भाजपा के साथ मिला। एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और देवेंद्र फडणवीस जो कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 23 के चुनाव के नतीजे में जब भाजपा को बम्पर वोट हासिल हुए, जीत हासिल हुई, तो देवेंद्र फडणवीस फिर मुख्यमंत्री बन गए और अभी भी उनकी पारी जारी है। यानी कि 2024 से जो उनकी पारी शुरू हुई है वो 29 तक रहने वाली है। अब बात जब हम अजीत पवार की कर रहे हैं, यानी शरद पवार के भतीजे की, तो शरद पवार से ही कड़ी जुड़ेगी, क्योंकि शरद पवार के भतीजे होने के नाते ही वो जो राष्ट्रीय एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार थी 99 से 2014 के बीच में महाराष्ट्र में, उसमें अजीत पवार पर सिंचाई मंत्री रहने के दौरान महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी को महाराष्ट्र सरकार के आर्थिक सांख्यिकी विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण में उजागर किया गया। उसमें बताया गया कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी महाराष्ट्र में सिंचाई क्षमता 0.1% से भी ज़्यादा नहीं बढ़ी। यानी कि ये पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, कितने बांध बने, कैसे बांध बने, कितने ज़रूरी थे, कितने गैर ज़रूरी थे, उन बांधों के कितने मजबूत थे, कितने कमज़ोर थे, कितना पानी इकट्ठा हुआ, कितना सिंचित हुआ, कितनी नहरें बनी, ये सब विवादों के घेरे में था। और इसके चलते इसको बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि 2014 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई थी। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे 2014 में, तो बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर उछाला अजीत पवार के खिलाफ और उन पर 70,000 करोड़ के आरोप लगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि ये एनसीपी नहीं, नेशनल करप्शन पार्टी है, जिससे 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप अजीत पवार पर है। बहरहाल 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, जो कि 19 तक रही, और 19 के जो आते आते अजीत पवार पर जो वहाँ के एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में ही लगे थे, वो केस जो थे 9 केस करीब एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र के और मुंबई के ईओडब्ल्यू ने जो मामले किए थे, उसमें उन्हें क्लोजर लगा दिया गया। और उसके डीजीपी जो थे एसीबी के परमवीर सिंह,
उन्होंने कहा था कि इस मामले में उनका कोई दोष नहीं पाया गया, अजीत पवार का सीधे तौर पर कोई नाम नहीं था, इसलिए हमने इसको क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। और लेकिन ये अंतिम नहीं है, अगर कोई नया तथ्य सामने आएगा तो उस मामले की जरूर जांच होगी। तब कांग्रेस की ओर से प्रियंका वाड्रा और सारे लोगों ने जो है तंज कसे थे कि कांग्रेस में आते ही भाजपा का जो वन नेशन वन टैक्स का जो नारा है, वो वन नेशन वन स्लोगन उनका था कि हमारे साथ आओ और पाप धुल जाए, सारे पाप धुल जाए। बातें कई भाजपा की तरफ हुई, लेकिन हुआ क्या, 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनी। सरकार मतलब बहुमत आया, लेकिन सरकार नहीं बन सकी क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे इस बात पर अड़ गई कि वो जो है उनका बेटा आदित्य ठाकरे, जो कि पहली बार विधायक बना था, वो मुख्यमंत्री बने। भाजपा ने इसे मंजूर नहीं किया तो वो उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना को लेकर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के उसमें चले गए। और अजीत पवार, जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपों में मामले की जांच चल रही थी, वो जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जब 2019 के चुनाव में जो है उसके पहले मतलब अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस समय साथ में भी चंद घंटों के लिए उप मुख्यमंत्री बने। फिर एकनाथ शिंदे की जब सरकार 18 में जीत कर आई, 19 में जीत के आई, नहीं 19 में तो उद्धव ठाकरे की सरकार बन गई थी 8 नवंबर 2019 को, जो कि जून 22,000 तक चली। उसके बाद में एकनाथ शिंदे की पार्टी है, और जब 23 के चुनाव की बारी आई तो अजीत पवार जो है कूद के अपने चाचा से बगावत करके भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हो लिए और फिर उप मुख्यमंत्री बन लिया। और फिर 29 के चुनाव में तो बम्पर जीत हुई। अजीत पवार की पार्टी का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहा कहना चाहिए। जैसे कि 2023 में बीजेपी का सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था, उससे भी बेहतर अजीत पवार का था। यानी कि जितनी सीटें उनको दी गई उसमें जीतने वाले विधायकों की संख्या ज़्यादा थी। ये सब चलता रहा। और इस बीच अब ये चौंकाने वाला जो मामला है, अभी तक कांग्रेस इस बात को लेकर तंज कसती थी कि उसके कार्यकाल के दौरान हुए 70,000 करोड़ के घोटाले को, जबकि कांग्रेस की जब तक सरकार थी एनसीपी की, कांग्रेस इस मामले को दबाती थी। लेकिन जब अजीत पवार भाजपा के साथ हो गए, शिवसेना शिंदे के साथ हो गए, तो उनको पवार की करप्शन जो है दिखने लगे। तब तक छुपते रहे और उन्होंने कहा कि अपने दाग धुलाना है तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाओ और अपने दाग धुलाओ। राहुल गांधी भी अभी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब की बार अजीत पवार नहीं, उनके बेटे पार्थ पवार आरोपों के घेरे में है। और वो घेरा जो है वो कोरेगांव, पुणे का जो कोरेगांव जो है सबसे पॉश इलाका है, उसमें 40 एकड़ ज़मीन जो है मुलिंड गांव की है, मुंडवा गांव की, उससे जुड़ा है। मूलतः ये ज़मीन जो है, जो महार जाति है, इसको कि हम दलित समाज में शुमार किया जाता है, उस समाज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके कामकाज और सेवा के बदले में दिया था। लेकिन वो ज़मीन जो है उस पर वो सशर्त दी गई थी, ऐसे नहीं दी गई थी कि बंदर बांट की तरह दे दी गई हो। सशर्त थी, उस पर जो है उसको बेचने का, हस्तांतरित करने का किसी को अधिकार नहीं था। और जब गुलामी की जंजीरों से भारत मुक्त हुआ
और गुजरात स्टेट, और उसके बाद में महाराष्ट्र स्टेट बना, मुंबई स्टेट, तब जाके ये जो है ज़मीन सरकारी नियंत्रण में आ गई। पट्टे महाराव के नाम पर थे, लेकिन उनको बेचने हस्तांतरित करने का अधिकार उनको नहीं था सरकार के नियंत्रण की वजह से। अब बात चलती कि 2007 की बात, तभी कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। तो एक 2006 में पैरामाउंट नाम की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, उसने 271 महार समाज के लोगों से पावर ऑफ अटर्नी लिखाई कि जमीन का सौदा वो करेंगे। और वो इसलिए महार समाज के लोगों ने कर लिया क्योंकि वो उनको उसके बेचने के अधिकार नहीं थे, उसको हस्तांतरित करने के अधिकार नहीं थे। पट्टे की ज़मीन को हस्तांतरित करने के अधिकार कहीं पर भी नहीं है, होते भी हैं तो बहुत सशर्त कलेक्टर की अनुमति लगती है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन महार समाज के लोगों को जब ये अनुमति नहीं मिल रही थी तो उन्हें पौने दामों में उसको पैरामाउंट कंपनी को 2006 में पावर ऑफ अटर्नी उसकी कर दी थी कि आपको इसको बेचने के अधिकार हम देते हैं, भले ही उन्हें अधिकार सरकार से नहीं मिले हुए थे। अब उद्धव सरकार की जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी, उस वक्त भी अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। तब पार्थ पवार ने अपने ममेरे भाई दिग्विजय सिंह अमर सिंह पाटिल के साथ मिलकर 1 लाख रुपए की लागत से एक कंपनी इस्टेब्लिश की। इस कंपनी का नाम था एमेडिया। और उस कंपनी ने जो है जो पैरामाउंट कंपनी थी जिसने पावर ऑफ अटर्नी की थी, शीतल तेजवानी के नाम से, तो शीतल तेजवानी ने इसको 40 एकड़ ज़मीन की पावर ऑफ अटर्नी 300 करोड़ रुपए में 1 लाख रुपए की कंपनी को, पार्थ पवार की कंपनी को और उनके ममेरे भाई दिग्विजय सिंह पाटिल की कंपनी को, एमेडिया कंपनी को सौंप दी। अब इस मामले में ज़मीन जो 300 करोड़ रुपए में जो सौंपी गई थी, उस ज़मीन की आज की जो कीमत है बाजार दर, वो 11,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से अधिक है। यानी वो 300 करोड़ की ज़मीन को 1800 करोड़ से ज़्यादा की बताया जा रहा है। लेकिन अब ये ज़मीन एमेडिया कंपनी के नाम कैसे हुई, इसका जो कार्यक्रम है वो मौजूदा सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस की सरकार के कार्यकाल में हुआ, जिसमें भी अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। माने अजीत पवार अपने चाचा के राज्य में सिंचाई मंत्री रहते हुए 70,000 करोड़ के घोटाले से संबंधित मामले में फंसे और बच भी गए। और इधर जो है 22 अप्रैल 25 में एमेडिया कंपनी ने इस कोरेगांव के पास इलाके की ज़मीन, वहाँ पर आईटी पार्क में एक डाटा सेंटर बनाने के नाम पर उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी है उसकी माफ़ी का आवेदन दिया, क्योंकि वहाँ की महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी है कि अगर कोई इंडस्ट्री लगती है तो ज़मीन की स्टाम्प ड्यूटी माफ़ कर दी जाती है, सिर्फ रजिस्ट्री ड्यूटी दी जाती है और कुछ सेस लगते हैं, उपकर जिनको कहते हैं, वो भर लगते हैं। तो स्टाम्प ड्यूटी जो कि करीब 21 करोड़ रुपए होती थी वो माफ़ कर दी गई और वो 300 करोड़ की ज़मीन की रजिस्ट्री मई 2025 में, यानी कि मौजूदा फडणवीस सरकार के दौरान अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए रजिस्टर्ड हो गई। और उसकी रजिस्ट्री का शुल्क भी कितना लगा, आप जानकर आश्चर्य होगा, उस पर 30,000 रुपये केवल रजिस्ट्री शुल्क लगे और 500
रुपये मात्र जो है उसका सेस लगा, यानी उपकर लगा, यानी 30,500 करोड़ 30,500 रुपये में 300 करोड़ की ज़मीन, जिसकी बाजार दर 1800 करोड़ से ज़्यादा है, वो जो है उनके नाम पे रजिस्टर्ड हो गई। और मज़े की बात ये है कि जिस पट्टे की ज़मीन को बेचना और उसके हस्तांतरण पर प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार के समय से लेकर मौजूदा सरकार तक लागू रहा है, वो ज़मीन जो है नामांतरण भी कर दी गई। तहसीलदार ने नामांतरण कर दिया उसका, जो नामांतरित नहीं हो सकती, क्योंकि आज आदमी अपनी जो खुद की ज़मीन के नामांतरण के लिए महीनों भटकता है, वो मिनटों में काम उनका हो गया। अब इस मामले का जैसे ही उजागर हुई, पर्दाफाश हुआ, तो बस तहसीलदार को उसमें जो है निलंबित किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जो राजस्व विभाग के ज़मीनों से जुड़े मामले देखते हैं, उनकी देखरेख में संभाग स्तरीय जो राजस्व संभाग होता है, रेवेन्यू डिवीज़न, रेवेन्यू कमिश्नर डिवीज़न के अधिकारी, और उनकी एक समिति बनाई है जो सब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन पार्थ पटेल के ऊपर कोई इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है, वो जांच के दायरे में उनको नहीं रखा, क्योंकि जो ये सारी रजिस्ट्री का जो काम हुआ है वो भले ही उस मीडिया कंपनी के नाम पर हुआ है जिसके पार्टनर पार्थ पटेल हैं, पार्थ पवार हैं, सॉरी माफ करिएगा, पार्थ पवार हैं। वो दिग्विजय अमर सिंह पाटिल जो कि मेरे भाई हैं, यानी अजीत पवार के वो भी भतीजे हैं, और पार्थ पवार के मेरे भाई हैं। उनके और शीतल तेजवानी के बीच में लैंड डील का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आरोपी वो बने। एफआईआर में उनका नाम है, पार्थ पवार का नाम नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के वक्त उनके हस्ताक्षर उस रजिस्टर्ड डीड पर नहीं हुए। लेकिन मामला गलत है तो गलत है। अन्ना आंदोलन चलाने वाले, देश में एक बदलाव की बहार बहाने वाले, आप पार्टी के परोक्ष रूप से जन्मदाता कहे जाने वाले, देश के सामाजिक आंदोलन के बहुत बड़े प्रणेता अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि अगर मंत्री का बेटा कोई गलत काम करता है तो उस अपराध में मंत्री भी शरीक होता है। लेकिन अजीत पवार ये कैफियत दे रहे हैं कि उनने कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं की, ना वो सिंचाई विभाग के 70,000 करोड़ के मामलों में उन्होंने कोई गड़बड़ी की थी, सिंचाई मंत्री रहते हुए, ना उप मुख्यमंत्री रहते हुए की। अगर की है, अगर कोई गलती की है उनके बेटे ने, तो उस पर कार्रवाई हो। देवेंद्र फडणवीस ने सख्ती इरादे दिखाए हैं, लेकिन वो सख्ती कितनी कायम रहती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बात सही है कि जो महाराष्ट्र के एंटी करप्शन सेल ने महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान जब वो क्लीन चिट मैंने वो 70,000 करोड़ के घोटालों को माफ़ किया था, तो या उसके चालान जो है कोर्ट से उनके निरस्त कराए थे, तो उन्होंने कहा था कि इसमें अजीत पवार का नाम नहीं है और ये जांच में जो है नाम नहीं है, और ये जांच ऐसा नहीं है कि अगर इसमें कोई नए तथ्य आएंगे तो हम उसको दोबारा शुरू नहीं कर सकते। मैंने कंडीशनल टाइप का उन्होंने केस फाइल करा है, मतलब उस केस को बंद इस कंडीशन के साथ किया कि अगर नए तथ्य आएंगे तो वो करेंगे। मैंने कि 70,000 करोड़ के मामले को लेकर भी अजीत पवार पर फिर से तलवार लटक सकती है। अजीत पवार पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो कि कहती थी कि ये एनसीपी जो है नेशनल करप्शन ब्यूरो पार्टी है और अजीत पवार उसमें जमकर शरीक हैं, लेकिन वही एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, उसके बाद शांति छा जाती है। लेकिन
एक बात लोगों को, या कांग्रेस के जो आलोचक ये बात कहते हैं कि डिटर्जेंट से धुलाई हो जाती, दाग धुल जाते, तो दाग धुले नहीं है। दागों की धुलाई नहीं हुई है, दाग अभी भी हैं। और इनकम टैक्स से उनको कुछ बेनामी संपत्तियों के मामले में ज़रूर राहत मिली, क्योंकि इनकम टैक्स के मामले में जो पेनल्टीज लगती हैं उसमें अपीलेट प्राधिकरण ने उनको कुछ राहत दी है। बेनामी संपत्ति के मामले में भी उन पर कोई आरोप आईटी सिद्ध नहीं कर सका है, इसलिए उन्होंने आईटी ने मामले को क्लोज किया है। पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच केस फाइल अभी भी खुली हुई है अजीत पवार के खिलाफ। चाहे अजीत पवार कोई भी दावे कर लें कि वो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया और ना उनके बेटे ने कुछ किया है, और किया है तो कोई कार्रवाई की जाए, इस सारी कैफियतों से वो बच नहीं सकते। और हम तो यही कहेंगे कि बेटा भी बाप से बढ़कर निकला है। और बाकी तो फैसले राजनीतिक हिसाब से होते हैं, उसको लेके आलोचना प्रति आलोचना होती है। जब अजीत पवार एनसीपी में रहते हुए कांग्रेस का धड़ा होते हैं तो कांग्रेस आंख मूंद लेती है उस 70,000 करोड़ से। जब वो भाजपा में आ जाते हैं तो वो भाजपा को कोसने लगते हैं कि कहाँ गया आपका एनसीपी का आरोप, मोदी तक को घेरने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन अजीत पवार जैसे तेज तर्रार नेता समय वक्त की नजाकत को भांपते हुए अपने स्वार्थ शुद्धि की खातिर बड़े आसानी से पाला बदल लेते हैं और अपने बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। अब ये देखना तय करना जनता का काम है, क्योंकि वो तो उसको भारी बहुमत से जनादेश दे रही है। भाजपा के साथ आने के बावजूद भी उनका स्ट्राइक रेट उतना ज़्यादा रहा है कि उनके चाचा शरद पवार जो है, जिनने उनकी राजनीति को जन्म दिया, वो कहीं ना कहीं हाशिए में चले गए। उनके अजीत पवार की पत्नी भी राज्यसभा में पहुंच गई, लोकसभा में भले ही अपनी ननद जो है उनसे चुनाव हार गई, सुप्रिया सुले यानी शरद पवार की बेटी से, लेकिन वो राज्यसभा में पहुंच ही चुकी हैं। तो जिस तरह से फ़ायदे लूटे जा सकते हैं वक्त और मौका परस्ती के और अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। अब देखना ये कि देवेंद्र फडणवीस पार्थ पवार से जुड़े इस मामले को लेकर कितने सख्ती से पेश आते हैं। वो केवल सिर्फ शीतल तेजवाणी और दिग्विजय अमर सिंह पाटिल पर ही सारे मामले की गाज गिरा के अपने उप मुख्यमंत्री के बेटे को बचा ले जाते हैं। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आगे हम फिर और जो डेवलपमेंट होंगे आपको अवगत कराएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, इसी उम्मीद के साथ में आप नमस्कार।